में 22 रुपये से ऊपर पहुंचा दिया। अब जब कोई शेयर इस तरीके का न्यूज़ बेस चलता है तो वहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न्यूज़ को बहुत महत्व देते हैं और उसको समझते हैं कि जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो भी बढ़ावत शेयरों में हो रही है, वो निश्चित काल के आगे तक होती जाएगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे जेपी पावर के ऊपर। बात करेंगे हम विंड टरबाइन, जिस तरीके की कंपनियां वर्क करती हैं, सुजलोन, आइनॉक्स विंड, अडानी, गवर्नमेंट कंपनियां। एक चीन ने ऐसा काम कर दिया है जिससे विंड टरबाइन की स्थितियां और बेहतर हम समझ सकते हैं। तो आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा कि चीन ने ऐसा क्या विंड टरबाइन पवन ऊर्जा में कर दिया जिससे वो दुनिया का सबसे बड़ा विंड टरबाइन का एक निर्माता बन गया है ना। तो उसने एक ऐसा बड़ा वर्क किया है, तो वो हम समझ लेंगे, उससे हमें कुछ चीज़ें साफ नज़र आ जाएगी। दूसरा, हम समझेंगे कि भारतीय रेलवे ने अपना मेगा प्लान, क्या उसका मेगा प्लान है, उसके बारे में भी आज हम समझेंगे। वो 48 शहरों के स्टेशनों के लिए कुछ वर्क हुआ है, वो 5 साल की नीतियां हैं, उसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे ओला की, ओला के ऊपर भी न्यूज आ रही है। देखो सर, सबसे पहले आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जेपी पावर के ऊपर भी काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं, आज सवाल के ऊपर भी हम वर्क करेंगे। देखो सर, अगर आप जानते हैं कि जेपी पावर के अंदर भी हाल ही में आपको तेज़ी देखने को मिली थी, उस तेज़ी से आपको ये समझ में आया कि एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहां पर अडानी ग्रुप को मंजूरी मिल गई थी जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करने के लिए। उसने एक ऊंची बोली लगाई थी और लेनदार जो हैं वो अडानी के पक्ष में उन्होंने वोटिंग करी। इस न्यूज़ ने जेपी पावर के शेयर को हालिया में 22 रुपये से ऊपर पहुंचा दिया। अब जब कोई शेयर इस तरीके का न्यूज़ बेस चलता है तो वहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न्यूज़ को बहुत महत्व देते हैं और उसको समझते हैं कि जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो भी बढ़ावत शेयरों में हो रही है, वो निश्चित काल के आगे तक होती जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको ये रुख बदलना पड़ेगा कि न्यूज़ के मकसद 2 तरीके के होते हैं। एक, शेयरों के अंदर तेज़ी लाना और उस तेज़ी में हमें फंसना। दूसरा होता है कंपनी के विस्तार के बारे में बताना। तो आपको अगर चीज़ों को समझ में आए तो पहली स्थितियों के द्वारा जो न्यूज़ आती है, जिस हिसाब से अगर आप उसे समझ सकते हो तो वो आपको शॉर्ट टर्म में पैसा देकर जाएगी, अगर आप समझ सकते हो। और अगर आप उस न्यूज़ को लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो वो आपको धोखा देकर जाएगी। दूसरा, विस्तार अगर किसी कंपनी के अंदर आप देख रहे हैं, कोई जैसे रेलवे कुछ बता रहा है या पवन टरबाइन के अंदर कुछ अच्छा वर्क हो रहा है, वो जो स्थितियां हैं वो विस्तार की चीज़ों के साथ है, तो वो क्या है, वो लंबे समय के लिए, हालिया में अगर वो आपको प्रॉफिट दे, लॉस दे, वो उससे आपको नहीं समझना है। तो न्यूज के भी 2 मकसद हैं। अब जेपी पावर के अंदर आपको चीज़ें समझनी है कि उसकी एक ग्रुप की कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से बिक रही है और उसको लोग समझ रहे हैं कि अगर ये स्थितियां अडानी की झोली में जाए तो जेपी पावर का भी भला हो जाएगा। ये सबसे बड़ी, मैं आपको बता रहा हूं, आज फिर बता रहा हूं, कि हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मैं इस चीज़ को करीब करीब 70% लेकर चल रहा हूं, ये भूल है। और 30% इसलिए इसे मान रहा हूं क्योंकि काफ़ी लोग इसमें उत्साहित हैं। भैया वो भी सही हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी कंपनी का अधिग्रहण करने से, दूसरी कंपनी में झोली आने से उसकी स्थितियां और बेहतर हो सकती है, तो फिर आपको ये जो शेयर है ना, ये उसी दिन से, जिस दिन से मंजूरी वाली न्यूज आई थी, तो रॉकेट बनते हुए देखने को मिल जाता। सबसे पहले तो यहीं से आप कुछ चीज़ों को समझ लो। आज शेयर 18 से नीचे है। अब ये नहीं कि क्योंकि ये न्यूज आती रहेंगी तो इस शेयर के उतार चढ़ाव इसके अंदर चलते जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जहां पर एक जिक्र किया था कि जो अडानी ग्रुप ने सौदे किए हैं, करीब करीब 80,000 करोड़ के 2023 से अब तक के सौदे किए हैं,
उसके अंदर वो सौदा नहीं है जहां पर जेपीओ सेट का इसको अधिग्रहण करना है, जो 13,500 करोड़ रुपए का उस न्यूज़ में बताया गया है। तो इसी से रिलेटिव है ना। तो ये अभी क्या है, वहाँ लिखा है ये पूरा सौदा नहीं हुआ है, और जब तक कि कोई पूरे सौदे नहीं होते तब तक के आप उसको बी प्लान लेकर आपको चलना पड़ेगा। बी के प्लान के बारे में आप सबको पता है कि अगर ए खराब हो गया तो बी हमारे पास होना चाहिए। तो जेपी एसोसिएट को आप रॉकेट ना समझें, और जेपी एसोसिएट को आप इस तरीके से बिल्कुल भी ना समझें कि अडानी ग्रुप को खरीदने से ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा या बेकार, कुछ ना समझें। पहले न्यूज़ को कंफर्म होने दें और न्यूज़ की स्थिति को आपको भापने दें, है ना। तो अब इसके अंदर क्या स्थिति आएंगी, जैसे इसका क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो होगी इसके अंदर, या फिर रिलेटिव इसी से न्यूज़ जो अडानी ग्रुप की आ सकती है वो इसके अंदर कुछ चीज़ें करके जा सकती है। तो किसी भी शेयर को सिर पे नहीं में बिठाना है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। क्योंकि अगर 22 के बाद इसे आप 25-30 में देख रहे थे तो आज 18 से नीचे क्यों है। उस न्यूज़ ने तो इस पर जम दिला दिया, जम के साथ साथ बड़ी खरीदारी हुई, बड़ी खरीदारी के साथ साथ छोटी खरीदारी हो गई, और फिर बड़ी खरीदारी वाले निकल गए। ये चीज़ें होती हैं बाजार के अंदर भैया, ये तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये कहानी है जेपी पावर की। तो इसलिए मैंने इसके अंदर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करी जिससे हमें इसको खरीदना बेचना है। मैंने वो आपको साइकोलॉजी बताई है जो चल रही है, न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल रही हैं। तो न्यूज़ बेस्ड 2 प्रकार के मैंने आपको बता दी है। इसी न्यूज़ बेस में 2 प्रकार, दूसरा प्रकार आ रहा है, किसी देश ने कुछ एक बड़ा काम विंड टर्बाइन में कर दिया, तो उससे आप आशा लगा सकते हैं कि विंड टर्बाइन का जो फ्यूचर है बेटर है। देखो सर, आखिरकार चीन ने गगनचुंबी इमारत से बड़ा विंड टर्बाइन, जो विश्व का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन को चालू कर दिया है। अब आपको कि सर चाइना, आप चाइना की बड़ाई कर रहे हो, चाइना की तरफ जा रहे हो। भैया चाइना दृष्टि दिखा रहा है। चाइना एक समय में भैया प्रदूषण का इतना नंबर 1 पे चल रहा था, इतनी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लमें होती थी प्रदूषण के लिए, तो वो उस स्थिति से उभरा है। उसने अपने को एक पर्यावरण के अनुकूल बना लिया है। यानी कि अगर आप ईवी का सेक्टर भी अगर देखेंगे तो चाइना में सबसे बड़ा है। चाइना में ईवी कारें, 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो उससे भी आपको विस्तार देखना चाहिए। जब चाइना इस तरीके से पूरी के पूरा ढल गया है ईवी की तरफ, तो आपको ये देखना है कि ईवी बसें, ईवी ट्रक, ईवी कारें, ईवी इलेक्ट्रिक, ये भी चीज़ आपको देखने को मिली। और इससे क्या होगा, इससे जहाँ जहाँ गाड़ियाँ चार्ज होंगी, है ना, ईवी चार्जिंग होगी, तो उसका भी तो वर्क बढ़ेगा ना। क्योंकि अगर आज हम पेट्रोल वाली गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर हम उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो क्या करते हैं, हम पेट्रोल पंप में जाते हैं। तो ईवी गाड़ी तो पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल डलने नहीं, उसके अंदर क्या लगेगा, चार्जिंग। तो ये पेट्रोल पंप का भी यहाँ विस्तार होगा कि वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन भी आपको लगते हुए देखने को मिलेंगे, और ये जगह जगह लग सकते हैं ईवी के चार्जिंग। तो एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको एक चीन का उदाहरण दे रहा हूँ। तो चीन ने एक सबसे बड़ा गगनचुंबी इमारत के बड़ा विंड टर्बाइन को चालू कर दिया है, जो 20 मेगावाट का है। दूसरा, ये इतना बड़ा है कि ये प्रति वर्ष 96,000 घरों को बिजली दे सकता है। एक साल में 96,000 कितने होते हैं ये। जब एक विंड टर्बाइन 96,000 घर को बिजली दे सकता है, तो इसका स्कोप आपको कैसे देखने को मिल रहा है कि हवा के द्वारा चक्की जल रही है और उससे बिजली उत्पन्न हो रही है और घरों के अंदर बिजली जा रही है। और भारत के अंदर भी मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, आप सब भूल गए हैं। तो विंड टर्बाइन के अंदर हमारा देश भी अब 30वें नंबर पर आ गया है, जर्मनी और ब्राज़ील को पछाड़ कर, है ना। तो 30वें नंबर पर हम आ गए इन देशों को पछाड़ कर। और पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर आपको पता ही है अमेरिका, और अमेरिका के बराबर आने वाले हैं हम। तो अभी तो 3 में आ गए। तो यानी कि पवन ऊर्जा की तरफ भारत के अंदर भी बहुत वर्क हो रहा है। ये पवन ऊर्जा की स्थितियां आप सिर्फ सुजलोन के लिए मत देखें, अडानी ग्रुप भी इसमें वर्क कर रहा है, और टाटा पावर भी वर्क कर रहा है, आइनॉक्स विंड भी वर्क कर रहा है। काफ़ी लोग, कंपनियां जो हैं इस क्षेत्र में बढ़ रही है। तो यहाँ से एक उदाहरण लिया, ये होती है विस्तार वाली न्यूज़, जिससे आपको समझना चाहिए हाँ सेक्टर विंड टर्बाइन का आगे के लिए है। तो ये किसी भी शेयर से रिलेटिव नहीं है कि हमें खरीदना है। मैंने उस सेक्टर की बात बताई कि जिसमें चीन ने ये कारनामा करके दिखा दिया है
तो ये भी आपके अंदर बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें आनी चाहिए। ओला की स्थितियां आजकल आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ दिख रही है, अच्छा अच्छा वर्क दिख रहा है, लेकिन ओला का भी काम तो उस हिसाब से नहीं दिख रहा है ना। कि अगर हम देखें कि भैया ओला का शेयर इतने गिर गिर के अब इतने नीचे आ गया और यहाँ पर हमें छोटी मोटी कुछ न्यूज़ अच्छी दिख जाए तो इसे हम बेहतर सुनना समझना शुरू कर दें। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ओला जिस दिन अपनी गाड़ियों की बिक्री को बढ़ा लेगा, सर्विस सेंटर को सही कर देगा, अभी हाइपर सर्विस सेंटर की स्थितियाँ इसने बताई है, उसको बहुत मजबूत कर देगा, अपनी गाड़ियों में और टिकाऊपन ले आएगा और अपनी गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन साल भर में होता है उसे बहुत अच्छा कर देगा, तब आपको समझना है कि ये लॉस से प्रॉफिट में आएगी। और जब तक कि ये चीज़ें इसके साथ नहीं होगी तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें अगर ओला बताए तो हमें ध्यान केंद्रित नहीं करना है। पर वो भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ओला एक टाइम पर नंबर 1 गाड़ियों की बिक्रियों में थी, वो आपको याद रखना है। तो कोई भी स्थितियाँ किसी भी चीज़ के लिए ऐसे नहीं आपको देखनी है कि भैया एक कंपनी स्मूथली काम कर रही है तो कभी वो प्रॉब्लम में नहीं आएगी, या प्रॉब्लम में तो कभी से, ये खुद को फिर उभारना है अपना आप को। अच्छा, अगर हम बात करें तो ओला जिस तरीके से वर्क कर रहा था, जहाँ पर ये अच्छा खासा वर्क कर रहा था, और 2024 की अगर हम इसकी आंकड़ों के हिसाब से बिक्री देखें तो करीब करीब 4,07,701 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था 2024 में। लेकिन अब एक न्यूज़ निकल कर आई है, यहाँ से आपको एक स्थितियाँ समझनी है। ओला इस 2025 में पिछड़ गया है और अपनी जो बिक्री इसने 2024 में की थी उसकी आधी रह गई है इसकी। अब जो 26 दिसंबर 2025 तक 1,96,767 बिक्री इसने की है, यानी कि अपने ही स्थिति को इसने आधा कर दिया है, ये आप समझकर चलना। जहाँ पहले 4,07,701 इकाइयाँ इसकी रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो फिर भी अगर हम देखें तो ओला इतनी टेंशनों के बावजूद भी 1,96,767 की इसने रजिस्ट्रेशन किया है। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसके अंदर और भी खिलाड़ी आ गए हैं, जैसे एथर आपको देखने को मिलेगा, टीवीएस देखने को मिलेगा, बजाज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टीवीएस ने सबको पिछाड़ दिया है। टीवीएस ने सबसे ज़्यादा बिक्री करी है, रजिस्ट्रेशन किए हैं इस अब तक के, और दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो आ गया है। तीसरे नंबर पर भी आपको ओला देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज़ों के कारण वहाँ पर एथर जो है सबसे तीसरे नंबर पर आ गया, तो चौथे नंबर पर आपको पहुँचता हुआ देखने को मिला ओला। तो यानी कि आप समझ सकते हैं पिछले बार से इसने आधी सेल कर दी और उसके अंदर भी चौथे स्थान पर आ गया। तो हमें क्या देखना है, जब इसकी, देखो सर, किसी भी कंपनी के लिए उसकी यूनिट का बिकना, कंटिन्यू बिकना कोई चीज़ नहीं है कि वो इतना ही बेचेगी। उतार चढ़ाव बिक्री में चलते रहते हैं, यह आप समझ कर चलना। तो ये चौथे नंबर पे है, तो क्या होगा, इसको पहले सुधारना पड़ेगा अपने आप में। देखो सर, मैं आपको उस हिसाब से कभी वीडियो नहीं बनाता कि हमें आपको बहुत अच्छा लग जाएगी, नहीं जी, हमें हर एक चीज़ समझनी है। मैं आपको समझा रहा हूँ। पर ओला को एक बात आपको समझ कर चलना, इसको ना, ऐसी कंपनी है, इसको PLI स्कीम की स्थितियाँ है ना, उसके अंदर से इसे बेनिफिट मिलता है। एथर को नहीं मिलता, अभी इसको मिलता है। जो अभी एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ ओला ने एक चीज़ हमें बता दी है, जिसके द्वारा इसे PLI जो प्रोत्साहन योजना है उसके द्वारा इसके जो दावे थे कि हमने इतनी गाड़ियाँ बेची, इस पर हमें वो चाहिए, वापस सब्सिडी चाहिए, तो करीब करीब 367 करोड़ रुपए करीब की सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है उसको, यानी कि इतने 367 करोड़ रुपए इसको ओला को मिलेंगे। तो ये वो न्यूज़ है जहां इसको PLI स्कीम का भी फ़ायदा हो रहा है। पर जो पहली न्यूज़ हमने समझी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर इसकी बिक्री जो है चौथे स्थान पर पहुँच गई है और पिछले बार से आधे स्थान पर इसकी बिक्री आ गई है। तो ये वो फैक्ट हैं जिसे हमें समझ कर चलना पड़ता है। भैया मेरी जो वीडियो होंगी ना, अलग तरीके की होंगी, वही बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो जब हम किसी चीज़ को समझते जाएंगे तो उससे हम वाकिफ़ होते जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे, क्या रेलवे ने मेगा प्लान हमें बता दिया है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, रेलवे से बहुत ज़्यादा यात्रा होती है और रेलवे में आपको देखने को मिलता है स्टेशनों में बहुत भीड़ भाड़ भी रहती है, और रेलवे के अंदर वेटिंग पे वेटिंग लगी रहती है, और रेलवे के अंदर ट्रेन भी लेट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है ना, इसको रेलवे ने भाप लिया है। भापा तो बहुत पहले, पर इस पर काम चल रहा होगा। तो रेलवे के अंदर से एक आवाज़ आ रही है, इस न्यूज़ को समझना सर, ये किसी भी शेयर के हिसाब से वीडियो नहीं है,
ये रेलवे की क्षमता के हिसाब से है कि अगर रेलवे के अंदर कुछ वर्क हो रहा है तो उसके अंदर उससे जुड़ती हुई कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो इस तरीके के काम के लिए वर्क करेगी। इस चीज़ को आप समझना। अगर हम आधुनिकीकरण के लिए बात करेंगे तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, उसके लिए कौन कौन सी कंपनियां वर्क करती हैं, जहां आपको देखने को मिलेगा, जहां आरबीएनएल भी आप समझ सकते हैं। दूसरा, अगर और डिजिटलकरण बढ़ेगा तो किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वहाँ पर रेल टेल को समझ सकते हैं। और इन्हीं कार्यों के लिए अगर पैसों की आवश्यकता पड़ गई तो क्या होगा, आईआरएफसी को आप देख सकते हैं। और अगर लाइनें बिछेंगी तो इस तरीके से और कंपनियों को देख सकते हैं। इस तरीके से अगर स्टेशनों का विस्तार होगा तो वहाँ खान पीन की जो स्थितियाँ होंगी, टिकट की जो स्थितियाँ होंगी, वो आईआरसीटी से जोड़ सकते हैं आप। तो वो आपको समझना है वर्क एक चीज़ से कितनी चीज़ें जुड़ सकती हैं। तो भैया एक मेगा प्लान है करीब करीब 5 साल का, और 2030 तक काफ़ी हद तक ये पूरा कर देंगे। लेकिन 5 साल का ये प्लान लेकर रेलवे चल रहा है कि देश के जो बहुत व्यस्त स्टेशन हैं, जो करीब करीब 48 शहरों के हैं, उसकी क्षमता को 2 गुना करने के लिए रेलवे ने एक मेगा प्लान निकाल दिया है, जहां स्टेशनों का विस्तार होगा, टर्मिनलों का बनाएंगे, लाइनें बिछाएंगे और काफ़ी वर्क होंगे। मैंने आपको वो स्थिति समझाई कि रेलवे रुक नहीं रहा है, रेलवे अपनी स्थिति को बढ़ा रहा है। इससे भीड़ भाड़ की स्थितियों को कंट्रोल किया जाएगा, वेटिंग की स्थितियों को रोका जाएगा। आप देखते भी होंगे भैया, कभी कभी क्या होता है कि रेल आ रही है उसको खड़ी करने की जगह नहीं होती, उसे आउटर पे रोक दिया जाता है। तो इस तरीके से नई नई रेलवे स्टेशन वो पटरियाँ बिछेंगी, तो वो आप समझ कर चलना। स्टेशन का और बड़ा किया जाएगा, वो आप समझ कर चलना। आधुनिकीकरण किया जाएगा, वो आप समझ कर चलना। तो ये इस तरीके से स्टेशनों का विस्तार होता जाएगा। और इन शहरों के अंदर अगर आप देखें तो महानगर जो वाले शहर हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये भी शामिल है। और जयपुर हो गया आपका, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, लुधियाना हो गया, इस तरीके से जो भी बड़े शहर हैं वो भी हैं। तो वहाँ पर भी इन क्षमता का विस्तार किया जाएगा। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, ये रेलवे का एक काम दिखा रही है आपको, जिससे जुड़ते हुए रेल में जो यात्रा करते हैं उनको सुविधा और दोगुनी क्षमता के साथ आगे बढ़ना और समय पर हर चीज़ को पूरा होना। तो ये रेलवे का मेगा प्लान है। यहाँ बहुत स्थितियाँ और कंपनियों की छुप रही हैं, उनको खुद ब खुद आपको खोजना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी आपको बताना था। अच्छा, इस न्यूज़ से आपको क्या समझ में आया, जो भी न्यूज़ मैंने बताई, कमेंट जरूर किया करें सर। और कमेंट करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक व्यक्ति ने कल एक मेरी वीडियो में कमेंट किया, परसों वाली में, कहा कि ये शेयर आपने वीडियो बनाई थी ये 110 रुपये का था, उस वक्त भी मैं पूछ रहा था, आज ये शेयर 9 रुपये का हो गया, अब मैं इसमें क्या करूं। मैंने शेयर का नाम देखा, मैंने तो उसमें कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी, मैंने लिख दिया। मैंने कहा भैया अगर आपकी नीति इस तरीके से है कि कोई भी चैनल में जाकर आप लिख दो कि ये शेयर उसने बताया, इसने बताया था, तो आप इस तरीके से किसी भी अच्छे इंसान के साथ बिल्कुल भी ना उलझे। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस शेयर के ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो पेनी स्टॉक हो चाहे वो बड़ा स्टॉक हो, उसके मैंने कार्य समझाए हैं, है ना, और उससे बचने की विधियाँ आपको समझाई है। उसमें ये नहीं कहा कि आपको खरीदना बेचने की स्थिति समझाई है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बनाई है, पर जो उन्होंने कंपनी का नाम लिया उसकी मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई है। मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं। तो इसलिए वही समझदार लोग जुड़ते हैं मेरे से, जिनको चीज़ों के बारे में, जिनको साइकोलॉजी समझनी है। ऐसे फालतू लोग तो फिर बहुत ही आ जाते हैं भैया, ऐसे तो मेरे बहुत ही फ़ोन आते हैं, फिर किस किस को हम समझाएंगे। तो हमने तो भैया एक काम समझ लिया कि हमें शेयरों की नॉलेज नहीं, हमें कंपनी की नॉलेज चाहिए। हमें उतार चढ़ाव की स्थितियाँ नहीं देखनी, हमें न्यूज़ से वाकिफ़ होना है, साइकोलॉजी को मजबूत करना है, स्थितियों को समझना है। तो ये वो चैनल है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।